नमस्ते। मैं हूं आशीष कुमार मिश्रा और मैं लेकर के आ रहा हूं जूनियर एडेड स्कूल को टारगेट करते हुए हिंदी विषय को। आज हम बात करेंगे हिंदी विषय को लेकर के। मैं इस संपूर्ण के विषय में आपको जानकारी दे दूं कि ये हिंदी की टेस्ट सीरीज में शुरू कर रहा हूं, जो एक मैराथन होगी क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज की विशेषता यह होगी कि इस टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज आपको टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस की विशेषता रहेगी कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा से काफ़ी नज़दीक होंगे और कुछ तो प्रश्न ऐसे होंगे जिनकी परीक्षा में ज्यों के त्यों पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। मित्रों, हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में पहला पॉइंट लगा हुआ है हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास। तो आज का जो हमारा ये विषय है, जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, वो भाषा के इतिहास को लेकर के हैं। तो हम इसमें भाषा के इतिहास से संबंधित 20 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारे आने वाली जो अगली सीरीज होगी उसके जो वीडियोज होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो मित्रों, देर न करते हुए मैं सीधे आता हूं आज के महत्वपूर्ण जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं भाषा की उत्पत्ति को लेकर के, भाषा से संबंधित, उन पर हम बात करते हैं। मित्रों, आज का पहला प्रश्न जो है वह है अधोलिखित में से भाषा की परिभाषा है। देखिए, ये प्रश्न है मित्रों, भाषा की परिभाषा पूछ रहा है कि अधोलिखित में से कौन है। विकल्प दिए हुए हैं स्वकीय विचारों की सरलता से प्रस्तुति, विकल्प ख है लेखन द्वारा विचारों का संप्रेषण, तीसरा है संकेत के माध्यम से विचारों का संप्रेषण, चौथा है, ये घर लिखा हुआ है इसको कर दीजिए, घ है उपर्युक्त सभी। मित्रों, आप अपने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन सा उत्तर सही हो सकता है। इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो भाषा की परिभाषा है मित्रों, वह अपने विचारों का हम सरलता से प्रस्तुतिकरण करते हैं, अपने हम विचारों को लेखन के माध्यम से भी प्रस्तुत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और संकेत के माध्यम से भी विचारों का संप्रेषण होता है। अतः प्रश्न 1 का सही उत्तर है घ। अगला जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से, अपभ्रंश से, प्राकृत से, पाली से। इसका उत्तर क्या होगा मित्रों? बताइए। हाँ बताइए, प्रयास करिए। क्या होगा? नहीं, संस्कृत नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश। क्या होगा इसका उत्तर? अपभ्रंश। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर विशेष रूप से बता देता हूँ कि जो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश से आपके हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत से नहीं हुई है। एक क्रम रहा है जिससे संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है भाषा व्यक्त करने के मुख्य रूप से कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? इसका उत्तर आप बिल्कुल सरल है, आप तुरंत बता सकते हैं। इसका उत्तर क्या है? विकल्प गा 3। इसका उत्तर क्या है? विकल्प गा 3। मैं इसके पहले आपको बताया था कि जो भाषा की परिभाषा क्या है, उनमें जो 3 विकल्प दिए थे वही इसका उत्तर भी होगा। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है निम्न में से उपभाषा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है निम्न में से उपभाषा नहीं है। उत्तर दिए हुए हैं बोली, क्षेत्रीय भाषा, कन्नड़, ब्रज। इनमें से आपको उपरयुक्त उत्तर का चयन करना है। वह क्या है? प्रयास करिए। तो क्या है? कन्नड़। क्यों? क्योंकि बोली एक उपभाषा होती है। क्षेत्रीय भाषा जो होती हैं, जो हमारे क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, उनको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। वो भी बोली का ही दूसरा रूप है, वह भी उत्तर नहीं होता। ठीक है। और जो तीसरा है कन्नड़, यह एक भाषा है
उपभाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सिद्धांत सत्य है? भाषा के संबंध में कौन सिद्धांत सत्य है? आपको बताना है। भाषा परिवर्तित होती है। विकल्प ख है भाषा स्थायी होती है। विकल्प ग है भाषा निश्चितता को संप्राप्त करती है। विकल्प घ है भाषा अपरिवर्तनशील है। आपका इसको उत्तर बताना है, तो सही उत्तर क्या होगा? पहुंचिए, उत्तर के नज़दीक तक पहुंचिए, क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ज्यों के त्यों नहीं आते। हम उसके नज़दीक जा कर के उत्तर को भी सही कर सकते हैं। तो देखिए, जो भाषा होती है, भाषा हमेशा उसमें कुछ न कुछ समय के साथ परिवर्तन होता है। जैसे हिंदी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से, तो ये परिवर्तित होकर के ही तो हिंदी का रूप आज प्राप्त हुआ है। और धीरे 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 हिंदी में भी विकार आएंगे और हिंदी भी एक दूसरे भाषा के रूप में परिवर्तित होकर के एक नई भाषा का जन्म लेगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा परिवर्तित होती है, कोई भी भाषा स्थायी नहीं होती है मित्रों। भाषा एकदम निश्चित नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और भाषा अपरिवर्तनशील भी नहीं है, भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, रोमन, स्वयंभू। बताइए आप, क्या उत्तर इसका है? इसका उत्तर है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी, जो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि किसकी लिपि है? तो हिंदी भाषा को जो हम लिखते हैं, देखिए लिपि की परिभाषा होती है जिसमें हम अपने शब्द कौशल का प्रदर्शन करते हैं, उसको लिपि कहते हैं। जिसमें हम अपने शब्दों को बांधते हैं, लिखते हैं, वह लिपि होती है। तो हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यह ब्राह्मी से हुई है। ठीक है। जो हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, वह है देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है, कहाँ से कैसे लिखी जाती है? तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, या दोनों ओर से लिखी जाती है, या चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रयास करिए। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्या होती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि दाएं से बाएं लिखी जाने वाली क्या कोई ऐसी लिपि है क्या, या कोई ऐसी भाषा है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो आपकी उर्दू होती है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, दोनों ओर से कोई नहीं लिखी जाती है, और चिन्हों के माध्यम से भी इसका लेखन नहीं होता है। जो अगला प्रश्न है हमारा, वह है विश्व में मान्य लिपियों की संख्या कितनी है? देखिए मित्रों, यह है कि पूछ रहा है कि विश्व में अभी तक मान्य लिपियों की संख्या कितनी है। विकल्प दिए हुए का है 400, खा है 405, ग है 407 और घ है 410। तो इसका उत्तर क्या है मित्रों? 400। क्या है उत्तर? 400। आगे बढ़ते हैं हम। लिपियों की प्राचीनता का सही क्रम क्या है? आपको ध्यान देना है। लिपियों के प्राचीनता का सही क्रम है ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, खरोष्ठी, देवनागरी, ब्राह्मी, गा है देवनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, घा है ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी। तो इसका सही विकल्प क्या है? का। ब्राह्मी है, उसके बाद खरोष्ठी है, और उसके बाद आधुनिकतम जो लिपि है वह देवनागरी है। आगे अगला क्वेश्चन है, भाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है। आपको समझना है, जो भाषा का क्षेत्र है बोली की अपेक्षा होता है। विकल्प दिया है का व्याप्य, खा है व्यापक, गा है सीमित, घा है कोई नहीं। तो इसका आपको उत्तर क्या है? इसका उत्तर इसका क्या है? व्यापक। अब आपको बताना समझना होगा कि व्यापक का मतलब क्या होता है? विस्तृत। व्यापक का मतलब क्या होता है? छोटा, लघु। सीमित का मतलब होता है एक निर्धारण कर देना। तो जो भाषा होती है मित्रों, बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है, अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे हिंदी है, हिंदी की कई उपबोलियां हैं, जैसे आपकी ब्रज हो गया, अवधी हो गया, ये सब क्या है? बोलियां हैं। लेकिन जो हिंदी है
प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य की भाषा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको स्टार कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य की भाषा है। विकल्प है का ब्रज, खा है मैथिली, गा है अवधी और घा है बुंदेली। इसका उत्तर क्या है, बताइए क्या है उत्तर इसका? गा, अवधी। तो अवधी भाषा में इन्होंने अपने सुप्रसिद्ध काव्य पद्मावत की रचना की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? विकल्प दिए हुए हैं, का है अवधी, खा है ब्रज, गा है हिंदी, घा है बुंदेली। तो इसका उत्तर क्या है मित्रों? अवधी। रामचरितमानस जो महाकाव्य है उसकी भाषा क्या है? अवधी। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, खा है भिखारी ठाकुर, गा है विद्यापति और घा है महाकवि नागार्जुन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसको भी आप स्टार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विद्यापति। उत्तर क्या है इसका? विद्यापति। अब देखिए, विद्यापति से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इनको विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। अच्छा, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन के अनुसार भारत में बोलियों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान दीजिए। ग्रियर्सन के अनुसार पूछ रहा है, तो भारत में बोलियों की संख्या कितनी है? विकल्प दिया है, का 400, खा है 179, गा है 544 और घा है इनमें से कोई नहीं। क्या है उत्तर? प्रयास करिए। आप सिलेबस को पढ़ चुके हैं, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी भी दे रहे हैं। समय नज़दीक आ चुका है आपके पेपर का, आपको उत्तर तक पहुंचना होगा, उत्तर को आपको जांचना होगा, परखना होगा। तो उत्तर के नज़दीक आप जाइए। क्या है उत्तर इसका? गा, 544। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की शुद्धता के लिए सुविख्यात कवि हैं। मतलब ये है प्रश्न मित्रों इस प्रश्न का कि वह कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा की शुद्धता के लिए अभियान चलाया था। हिंदी भाषा जब शुरू में आई थी तो आज की हिंदी भाषा नहीं थी, परिनिष्ठित हिंदी नहीं थी, कार्यालयी हिंदी नहीं थी। हिंदी में जैसे कलहड़ इत्यादि जो लिख देते थे वो काव्य पूर्ण हिंदी में शुद्ध नहीं होता था। तो हिंदी की शुद्धता के लिए वो कौन कवि हैं या व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रयास किया था? विकल्प दिया है, का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और घा है बाल नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या है मित्रों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक पत्रिका के माध्यम से हिंदी के व्याकरण को शुद्ध करने की ठान ली थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास करके हिंदी को एक परिनिष्ठित हिंदी तक परिणित करने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के परिमार्जन के लिए कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका उत्तर क्या है मित्रों? का सरस्वती, खा सुषमा, गा हिंदी सुधा या खा जो घा है परिशिष्टा। तो इसका उत्तर क्या है? सरस्वती। ये आपको पता होगा कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही इन्होंने हिंदी भाषा की शुद्धता के लिए अभियान चलाया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी भाषा का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विवादित प्रश्न भी रहा है, लेकिन सर्वसम्मति किस पर है ये हम आज जानेंगे। तो प्रश्न के विकल्प दिए हुए हैं, सरहपा, स्वयंभू, कलहड़, सुमित्रानंदन पंत।
इसका सही विकल्प क्या है मित्रों? सराहपा। सही विकल्प क्या है? सराहपा। प्रायः सर्वसम्मति है कि सराहपा को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जो पूर्व प्रश्न था कि हिंदी का प्रथम कवि या आदि कवि किसे कहा जाता है, वो सर्वसम्मति से था, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विकल्प दिए हुए हैं, का सराहपा, खा अब्दुल रहमान, गा स्वयंभू, घा गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या है मित्रों? अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। इन्होंने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? पाणिनि को आप जानते होंगे, ये संस्कृत के सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे। इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी, आप जानते होंगे। उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प दिए हुए हैं 4। पहला विकल्प है कलहण, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है किशोरीदास वाजपेयी और घा है स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? किशोरीदास वाजपेयी। इसका सही उत्तर क्या होगा? किशोरीदास वाजपेयी। पाणिनि कहा जाता है इन्हें। किसका पाणिनि? हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, और आज की इस टॉप 20 क्वेश्चंस का यह अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न को हम अंतिम चरण में सॉल्व करते हुए बता रहे हैं कि हिंदी शब्द परिष्कृत रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी शब्द परिष्कृत रूप है किसका है? सिंधु का है, सिंधी का है, हिंद का है, बिंदी का है। तो हिंदी शब्द जो परिष्कृत रूप है वो किसका है मित्रों? सिंधी का है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, किसका है? सिंधी का है, सिंधु का नहीं है। एक परंपरा रही है, जैसे जब फारस लोग आए हुए, फारसी बोलने वाले, तो उन्होंने जो सिंधु नदी है मित्रों, पंजाब के क्षेत्र में बहती है, पाकिस्तान में, तो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान, तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी को किनारे रहने वाले जो लोग थे उनको सिंधी कहा जाता था। और जो सिंधी थे उनमें सिंधी में जो फारसी है, फारसी में जो सकार है उसका उच्चारण हकार करते हैं, धकार का उच्चारण धकार करते हैं, इसलिए सिंधी से हिंदी हो गया। सिंधी से क्या हो गया? हिंदी हो गया। तो मित्रों ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस। और मित्रों आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप यदि हमारे इस चैनल को संसृष्टि भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को मित्रों अधिक से अधिक आप शेयर करिएगा ताकि ये सभी तक पहुंच जाए, सभी लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और फिर से मैं आपको अंत में बताना चाहूँगा कि हम प्रतिदिन एक वीडियो आपको संबंधित पाठ्यक्रम से लेकर के आएंगे, और इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आपकी परीक्षा में पूछे जाने की अधिकतम संभावना होगी। और इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा, और इसके उपरांत आप कितना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, आप कितने प्रश्नों को सॉल्व किए हैं और आपके कितने सही हुए हैं 20 में से, ये आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते मित्रों, जय हिंद।